साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, अगस्त का महीना चल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बाकी कहानियों के साथ हम लोग अगस्त क्रांति के बारे में भी जानें। अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन। आमतौर पर कांग्रेस का इतिहास या कांग्रेस से जुड़े आंदोलन को मैं इस चैनल पर नहीं बताता हूं, क्योंकि उनके ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ लोगों के संज्ञान में है। लेकिन अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन एक वो आंदोलन रहा जिसमें पूरा देश शामिल हुआ, जिसमें संगठनों की दुनिया खत्म हो गई। जितने क्रांतिकारी थे उनके अब अपने संगठन नहीं थे, उन सबने भाग लिया। भारत का बच्चा बच्चा, छात्र, नौजवान, वृद्ध, महिला, पुरुष, सबने इसमें भाग लिया था। सबसे बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए उस आंदोलन को जानना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कैसे शुरू हुआ, आखिर कांग्रेस को 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ये भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ आंदोलन था, क्योंकि तब तक देश में काफी जागृति आ गई थी। आम लोगों तक ये समझ आ गई थी कि इस देश के भला के लिए, इस देश की भलाई के लिए अंग्रेजों को यहां से जाना जरूरी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इस समय जाकर के जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो बीच समय में 1942 में कांग्रेस को ये इस आंदोलन की जरूरत पड़ी। वो पहले भी आंदोलन कर सकती थी या फिर बाद में भी। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय कांग्रेस से अलग हो चुके थे या कहीं अलग कर दिए गए थे, उन्होंने भी बार बार कांग्रेस से आग्रह किया था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यह किया था कि कांग्रेस सिर्फ आंदोलन का ऐलान करे, हम लोग पूरी तरह से बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक को भंग करके, बिल्कुल उसको मिटा करके और हम कांग्रेस के साथ काम करेंगे। लेकिन उस समय गांधी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 42 में जाकर के इस तरह की जरूरत पड़ी, क्योंकि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हालात बने और आंदोलन शुरू होने तक की कहानी संक्षेप में हम लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और पोलैंड को जर्मनी अपने कब्जे में ले लिया, तो उस समय जो मित्र राष्ट्र थे, मतलब ब्रिटेन वगैरह, उन लोगों की बोलती बंद हो गई और बहुत ही मुश्किल में आ फंसे। लेकिन एक अच्छी बात कांग्रेस के नजरिए से ये थी ब्रिटेन के साथ या जो मित्र राष्ट्र थे, कि इनके यहां लोकतंत्र था, जबकि जर्मनी या उसके साथ और जो लोग थे, इटली वगैरह, वहां पर फांसीवाद था, तानाशाही चल रही थी। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के नाते कांग्रेस की सहानुभूति इंग्लैंड के साथ थी। तो जैसे ही पोलैंड पर जर्मनी ने कब्जा किया, कांग्रेस ने, खास करके महात्मा गांधी ने, इंग्लैंड के साथ हमदर्दी जताई। और तब के वायसराय भारत में थे लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो से गांधी मिले भी और उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। और ये वक्त है कि इंग्लैंड भारत को आजाद करने की दिशा में कदम बढ़ाए, चूंकि आप लोकतंत्र के नाम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिए, इंग्लैंड पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहा था कि फासिज्म के खिलाफ लोकतंत्र के लिए हम खड़े हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम खड़े हैं, इसलिए हमारे समर्थन में अधिक से अधिक देश आए। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और उसमें अंग्रेजों से सवाल पूछे गए कि वो वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है या फिर साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए। चूंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर लड़ रहा है तो उसे भारत को आजाद करना चाहिए, और अगर भारत को आजाद नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि लोकतंत्र का वो भले ही नाम ले रहा है, लेकिन वो लड़ रहा है साम्राज्यवाद के लिए, अपने साम्राज्यवाद को बचाने के लिए, अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए और अधिक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। इसके जवाब में इंग्लैंड ने कहा कि भारत को वो औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले जो भारत के जितने भी दल हैं
कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साथ ही गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसका भी विस्तार किया जाएगा। सलाहकार समिति भी बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये तब होगा जब पहले कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जो दल हैं उन सब में एकता कायम हो जाए। कांग्रेस को अंग्रेजों के इस बयान से काफी निराशा हुई, क्योंकि वो समझ गई कि अंग्रेज जो है वो अपनी तरफ से चाल चल रहे हैं। ये कभी भी संभव नहीं होगा कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग या और भी जो दल देश में थे उन सब में एक साथ एकता कायम हो जाए। और अंग्रेज जानते थे कि ये कभी एक नहीं होंगे, इसलिए कभी औपनिवेशिक स्वराज्य का भी दर्जा नहीं दिया जा सकेगा, या बाकी जो लाभ देने की बात कही जा रही है वो नहीं देने पड़ेंगे। तो इसको लेकर के 22 अक्टूबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की फिर से बैठक होती है। और उस बैठक में कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकारों को, जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की उस समय सरकार का गठन किया गया था, उन सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि वो इस्तीफा दे दें और पूरी तरह से सरकार से अलग हो जाएं। याद रखिए कि इस समय तक क्रांतिकारी समूह लगभग खत्म हो चुके थे। सजा जो काट करके क्रांतिकारी आए भी थे, फिर से उस तरह से संगठन खड़ा नहीं किया जा सका। दूसरे की अंग्रेजों की तीखी निगाहें थी। तो ये हुआ था कि अधिकतर क्रांतिकारी किसी न किसी और दूसरे दलों से जुड़ गए। मुख्य रूप से जो आजादी की लड़ाई को लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहा था तो वो कांग्रेस ही थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर के चल रही थी और इस हिसाब से वो मुसलमानों में नफरत का जहर फैला रही थी अधिक से अधिक। ठीक इसी रास्ते पर हिंदू महासभा भी चल रही थी। वह हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के मन में नफरत का जहर फैला रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसकी कोई स्पष्ट विचारधारा इस समय तक बनी नहीं थी। वो रूस और चीन की तरफ देखते थे, कम्युनिस्ट जितने थे, कि उनकी राह क्या है, वो क्या कर रहे हैं, और रूस के हिसाब से इनका समर्थन और विरोध चलता था। इसी तरह से अंबेडकर की पार्टी थी, वो समानता की लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई अभी उनके एजेंडे में नहीं थी। और इस तरह से ये पूरी तरह से आजादी की जो लड़ाई थी वो कांग्रेस के हाथों में ही सिर्फ बची हुई थी। ध्यान रहे कि यह कांग्रेस आज की कांग्रेस पार्टी नहीं है। उसमें तब के तमाम स्वतंत्रता सेनानी और अधिकतर क्रांतिकारी भी शामिल हो चुके थे। उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल समेत तमाम बड़े जो नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक झंडे के नीचे, एक पार्टी के नीचे आ चुके थे। इधर जब कांग्रेस के तमाम जो राज्यों में सरकारें थी वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसे रामगढ़ कांग्रेस कहते हैं, और वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दोहराई गई। इतना सब कुछ चल रहा था, तब तक जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। यहां कांग्रेस ने तय किया कि फिर से कि लोकतंत्र के नाते वो फासिज्म के खिलाफ, धुरी राष्ट्रों के खिलाफ इंग्लैंड का समर्थन या कहिए मित्र राष्ट्रों का समर्थन करेगी। और कहा गया इंग्लैंड से, फिर से ब्रिटिश सरकार से, कि अगर वह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दे तो हम सभी इस देश के लोग अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा तुरंत हम तैयारी कर देंगे और हमारी रक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी रक्षा करेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे। इसके जवाब में वायसराय ने कहा कि फिलहाल युद्ध चल रहा है और इस स्थिति में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तय है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध चलने के दौरान यही किया जा सकता है। हमें सम्राट की तरफ से आदेश मिला है कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं उन्हें अपनी कार्यकारिणी में हम शामिल कर लें। इसमें विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि भी होंगे और साथ ही जो देशी रियासतें हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे। इससे अधिक अभी कुछ नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस ने वायसराय के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने भी बातचीत बंद कर दी, अपनी तरफ से चुप्पी साध ली। गांधी ने एक फिर से नया प्रयोग किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का। इसमें चुने हुए लोग सत्याग्रह करते हुए सड़क पर उतरते थे, झंडा लिए रहते थे और लोगों को समझाते थे, जोर जोर से बोलते थे
कि ये ब्रिटिश सरकार लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है और न एक पाई देंगे न एक भाई देंगे का नारा लगाते थे। न एक पाई न एक भाई, इसका मतलब है कि न तो अंग्रेजों को हम किसी तरह का टैक्स देंगे, पैसा देंगे, और ना ही अपने तरफ से हिंदुस्तानी लोगों को देंगे सेना में भर्ती होने के लिए। मतलब न तो सेना में हम भर्ती होना है और न ही अंग्रेजों को आर्थिक रूप से किसी तरह की मदद करना है। और इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, 1 साल तक करीब चलते रहा। दूसरी ओर विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और एक और बड़ा कांड हुआ। सुभाष चंद्र बोस देश से फरार हो गए, जर्मनी पहुंचे अफगानिस्तान होते हुए, और फिर जापान पहुंचे। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, बहुत बड़ी सेना बनाई, हर तरह के शस्त्र अस्त्र खरीदे, पूरी सेना लड़ने के लिए तैयार कर ली। एक सरकार भी अपनी बना ली, आजाद हिंद सरकार, और उसे धुरी राष्ट्रों ने मान्यता भी दे दी। अंग्रेजों के सामने और मुश्किल परिस्थिति आ गई। दूसरी ओर क्या हुआ कि विश्व युद्ध और अधिक विस्तृत हो गया। दिसंबर 1941 में ही जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को बमबारी की और अमेरिका का सबसे बड़ा जो नौसैनिक अड्डा था उसे तबाह कर दिया। इसके 3 दिन बाद इंग्लैंड के जो 2 सबसे बड़े युद्धपोत थे उन्हें भी सिंगापुर के पास नष्ट कर दिया जापानी हवाई जहाजों ने बमबारी करके। इतना सब कुछ करने के बाद पर्ल हार्बर कांड जो है वो बड़ा असर डाला और अमेरिका सीधे तौर पर विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जो अब तक उससे अलग था। दूसरी ओर धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर के सुभाष चंद्र बोस लड़ाई तेज करते जा रहे थे। अमेरिका जब लड़ाई में शामिल हुआ तो उसे जरूरत महसूस हुई कि भारत का समर्थन लिया जाए, और भारत के समर्थन के लिए उसने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह कांग्रेस को अपने पक्ष में करे, कांग्रेस का समर्थन हासिल करे। याद रखिए कि भारत से बिना पूछे जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई थी, इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, और इसे लेकर के भी कांग्रेस को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि कांग्रेस को उस समय तक थोड़ी गलतफहमी थी कि अब हमें काफी हद तक ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र मानती है, भारत को स्वतंत्र मानती है और हमसे पूछे बिना कोई भारत का बड़ा फैसला नहीं करेगी। जब अमेरिका, रूस, चीन वगैरह का दबाव ब्रिटेन पर बढ़ा तो ब्रिटेन ने एक घोषणा की। ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उन्होंने कहा कि भारत में भेजा जा रहा है, वार काउंसिल के एक खास सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्हें एक खास मकसद के लिए हिंदुस्तान भेजा जा रहा है और वहां जाएंगे, सारे हिंदुस्तानी खुश हो जाएंगे जिस प्रस्ताव को लेकर के क्रिप्स जा रहे हैं। इसे क्रिप्स मिशन कहा गया और फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया इंग्लैंड से। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। यहां दिल्ली आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल वगैरह से, मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दूसरे अन्य जो उस समय राजनीतिक दल बन चुके थे उन सब से भी, उनके नेताओं से भी मुलाकात की। अब हम लोग जानते हैं क्रिप्स की योजना जो लेकर के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। 23 मार्च 1942 को ये भारत आए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। इनकी योजना ये थी कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिलेगा। इसके लिए एक संविधान सभा भी बनाई जाएगी और उस संविधान सभा में भारत के जो अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, वहां जितने भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसका 10वां हिस्सा यहां संविधान सभा में शामिल होंगे। साथ ही जितनी रियासतें हैं वो भी अपने प्रतिनिधि इसमें भेजेंगे। लेकिन सभी रियासतों को और प्रांतों को यह आजादी होगी कि वह चाहे तो भारत संघ में, ये भारत संघ का संविधान सभा बन रहा है, तो उसमें शामिल हो या ना हो। अगर भारत संघ में नहीं शामिल होना चाहे तो रियासत अपना अलग से संविधान सभा बनाए, अपना नियम कानून बनाए। या कोई प्रांत अगर चाहता है कि वो अपना अलग से संघ में, भारत संघ में शामिल नहीं होगा और अपना अलग से रहेगा, राज्य अलग से एक राज्य का दर्जा रखेगा, अपना संविधान बनाएगा, तो वो वैसा भी कर सकता है। और जब तक ये संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता, ये युद्ध जो अभी चल रहा है, तब तक
जो ये हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अंग्रेजों का समर्थन करें, अंग्रेजों का साथ दें, एक मित्र बनकर के आइए और इंग्लैंड को बताइए, मित्र राष्ट्रों को बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, हम कैसे और अधिक मजबूती से लड़ सकते हैं। फिलहाल यही है, वर्तमान में अभी कुछ नहीं देंगे और भविष्य में देंगे तो इस तरह से देंगे। कांग्रेस ने जब इस प्रस्ताव को सुना, देखा, तो उसका और माथा खराब हो गया। उसने कहा कि अभी एक पाकिस्तान अलग बनना चाह रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि देश एक रहे, एक साथ पूरे हिंदुस्तान का निर्माण हो। और ये जो क्रिप्स की योजना है, ये तो ढेर सारे पाकिस्तान बनाने की योजना है कि सभी रियासत अपना अपना संविधान बनाए, जिस प्रांत को चाहे वो अपना संविधान बना करके अलग बन जाए और फिर एक साथ रहना चाहेगा वो फिर भारत संघ बने। तो हम लोग एक पाकिस्तान नहीं बनने देना चाह रहे हैं और यहाँ ढेर सारे पाकिस्तान बनाने की योजना लेकर के क्रिप्स आए हुए हैं। कांग्रेस सहित सभी दलों ने क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया, किसी को भी ये योजना पसंद नहीं आई और 12 अप्रैल 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस इंग्लैंड लौट गए, उसी तरह जैसे वो आए थे। देश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, सबको लग रहा था, सबको विश्वास था कि इंग्लैंड कुछ ऐसा भेजेगा क्रिप्स मिशन के नाम पर जिससे हम आजादी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो और देश को तबाह करने की योजना लेकर के आया था और अब हमें लगता है कि बिना लड़े फिर से अंग्रेज शांतिपूर्वक आजादी नहीं देंगे। वो कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने साम्राज्य की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर इस स्थिति में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। साथ ही यह भी तय हुआ कि यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा, यह प्रस्ताव बहुत बड़ा है, तो इसे कार्यकारिणी समिति से तो पारित कराया ही गया, साथ ही जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उससे भी पास हो, ये पारित हो, उसके बाद इसे अमल में लाया जाए। और ये तय किया गया कि 7 अगस्त 1942 को बंबई में बैठक होगी और वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक 4 अगस्त 1942 से ही मुंबई में शुरू हुई। 7 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस के तब के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो अध्यक्षता कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रस्ताव के समर्थक बने और इसी के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अंग्रेज हर हालत में भारत को आजाद करे, तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और फिर संविधान सभा का गठन करके भारत अपना संविधान खुद तैयार करेगा। ये पूरे देश का संविधान होगा, पूरा देश एक रहेगा, अलग अलग देश के टुकड़े नहीं होंगे। हिंदुस्तान की भलाई और संयुक्त राष्ट्रों की जीत, मित्र राष्ट्रों की जीत इसी में है कि हिंदुस्तान तुरंत आजाद हो। हमारी जो संविधान सभा होगी वो देश की ताकत, देश चलाने की ताकत यहाँ के किसानों और मजदूरों के हाथों में देगी, यानी लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। और ये रूस और चीन वगैरह पर जो संकट आया है, इसका कारण है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवाद की नीति को ब्रिटेन और दूसरे देश छोड़े तो दुनिया से बहुत सारे संकट अपने आप हल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अब सिर्फ अपील से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए फैसला किया जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और इसमें देश के तमाम लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि इस आंदोलन में शामिल हो। जहां पर कांग्रेस का संगठन नहीं हो या जहां कांग्रेस संगठन के लोग गिरफ्तार हो जाएं, संगठन नहीं रहे, वहां मोटा मोटी जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से देश के तमाम स्त्री पुरुष काम करें और आजादी की इस लड़ाई में भाग लें। इस देश ने जितनी ताकत अर्जित की है वो पूरी ताकत के साथ अब वक्त आ गया है कि हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ें और ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसके लिए हमें गांधी जी की जरूरत पड़ेगी। प्रस्ताव में यह कहा गया कि पूज्य गांधी जी से आग्रह किया जा रहा है कि वो इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले।
साथ ही यह भी कहा गया कि यह कांग्रेस की आजादी की मांग नहीं है। देश आजाद होगा तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपने हाथ में बागडोर ले लेगी। यह आजादी यहाँ के लोगों के लिए होगी। यहाँ के लोग तय करेंगे कि हमारी सरकार कैसी हो, हमारी सरकार में कौन लोग हों, कैसे लोग हों, और ये पूरी आजादी हिंदुस्तान की आम जनता के लिए होगी। इस प्रस्ताव से पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका भाषण हो चुका था। प्रस्ताव के बाद वोटिंग हुई। करीब 240 सदस्य थे। इसमें से 13 कम्युनिस्ट सदस्यों ने सिर्फ प्रस्ताव का विरोध किया, बाकी सभी ने समर्थन किया। यहाँ पर कम्युनिस्ट जो सदस्य थे उनकी अजीब नीति रही, 2 लाइन चर्चा जरूर होनी चाहिए। शुरू में जब रूस जर्मनी के साथ था, जर्मनी और रूस में दोस्ती थी, तो यहाँ के कम्युनिस्ट ये मानते थे कि रूस सही है और चूंकि वो धुरी राष्ट्रों में शामिल है इसलिए इंग्लैंड गलत है। बाद में परिस्थिति ऐसी पलटी कि रूस आ गया इंग्लैंड के साथ। तो उस स्थिति में अब यहाँ के कम्युनिस्टों ने ये कहा कि अब इंग्लैंड सही है। चूंकि रूस अब इंग्लैंड के साथ लड़ रहा है तो यहाँ के कम्युनिस्टों ने भी मान लिया कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। उनकी पूरी नीति रूस के हिसाब से यहाँ बदल रही थी, चल रही थी। रूस इंग्लैंड के खिलाफ अगर है तो इंग्लैंड खराब है, रूस इंग्लैंड के साथ लड़ रहा है तो इंग्लैंड अच्छा है। और इस हिसाब से 13 कम्युनिस्ट सदस्यों ने विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन 8 अगस्त को भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो गया और 8 अगस्त को रात में 11 बजे ये अंतिम बात हुई कि कल सुबह प्रार्थना के बाद, झंडोत्तोलन के बाद महात्मा गांधी सभी को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आंदोलन को लेकर के आगे कैसे क्या करना है। सुबह में 9 अगस्त की सुबह 4:30 बजे के आसपास महादेव देसाई महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि रात 1 बजे तक फोन आता रहा है अलग अलग जगहों से और ये कहा गया कि बापू को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचने वाली है, बापू को गिरफ्तार किया जा सकता है। गांधी इसका विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इस माहौल में जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज है, वो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहेंगे, ना कि उन्हें जेल में डालना चाहेंगे। लेकिन 5:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है। महादेव देसाई दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई है। गांधी तैयार होने लगते हैं। पुलिस उन्हें आधा घंटा का समय देती है तैयार होने के लिए और उसके बाद महात्मा गांधी, महादेव देसाई और मनुबेन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस चली जाती है। इसी दौरान कार्यकारिणी सहित जो देश के बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। एक बड़े नेता बिहार में ही रह गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी तबीयत उस समय बहुत अधिक खराब थी और इसलिए वो सदाकत आश्रम में पड़े हुए थे। कुछ समय तक के लिए तो सदाकत आश्रम में ही रखा गया और फिर वहां से ला करके बांकीपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ रखा गया। लेकिन देश के बाकी तमाम लोग गिरफ्तार हो गए जो तमाम बड़े नेता थे। अगले दिन 9 अगस्त को सबको पता नहीं चला कि अभी गिरफ्तारी हुई है और शिवाजी मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया क्योंकि झंडोत्तोलन वहीं होता था। वहां देखा तो बड़े नेता कोई नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने फोन करना शुरू किया तो पता चला कि टेलीफोन सेवा बंद कर दी गई है, कहीं फोन नहीं हो रहा है। तब तक सड़कों पर गाड़ियां पुलिस की दौड़ने लगी, गिरफ्तारी की घोषणा होने लगी। शिवाजी पार्क में लाठीचार्ज हो गया। जो वहां पर और लोग जमा हो गए थे उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद जहां जहां कांग्रेस के लोगों की भीड़ हो सकती थी, जहां कार्यकर्ता जमा हो सकते थे, वहां पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया। बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधि अभी पहुंच नहीं पाए थे और फिर जैसे जैसे वे अपने प्रांतों में लौटे या फिर उन्हें अन्य माध्यमों से सूचना मिलने लगी, देश में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ता गया। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अंग्रेज ले जा रहे थे तो उनके सहायक प्यारे लाल ने पूछा कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है। तो उन्होंने कहा कि एक मंत्र मैं दे रहा हूं, ये नारा दे रहा हूं, करो या मरो। यानी हम या तो देश को आजाद करेंगे या मर मिटेंगे, बस यही संदेश है आखिरी। और इसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ जो लोग प्यारे लाल से बाद में मिले, उस समय प्यारे लाल गिरफ्तार नहीं हुए थे,
तो कांग्रेस के नेता जब उनसे मिले जो बचे रह गए थे गिरफ्तारी से, तो उन्होंने पूछा कि क्या गांधी का कोई संदेश है, तो उन्होंने कहा कि करो या मरो का उन्होंने संदेश दिया है। और इसी नारे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उतर पड़ा जंग करने, अंग्रेजों से दो दो हाथ करने। और फिर चूंकि नेतृत्व को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, देश की जनता को जहां जैसे लगा वैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये पहला ऐसा भारत का आंदोलन था 1957 के बाद जिसमें कई हजार लोग शहीद हुए, कई हजार लोग घायल हुए, और जितने गिरफ्तार हुए उनकी संख्या का अनुमान नहीं है, कितना कुछ हुआ वो अलग है, इतिहास है पूरा। और इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन चला, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ आजादी का, और फिर यहीं से ब्रिटिश हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह है भारत छोड़ो आंदोलन की संक्षिप्त कहानी। इसमें अगर किसी एक खास विषय पर, किसी खास बिंदु पर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही आप सभी से आग्रह है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।